हम्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास तक जो डिस्कशन है उसके अंदर अपने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन होगा आज हमारा माइग्रेशन पर। ठीक है। होप सो आप सभी जानते होंगे कि माइग्रेशन क्या है। अभी जैसी सिचुएशन चल रही है और जो पहले चल रही थी उसके अंदर अगर हम देखें तो माइग्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये माइग्रेशन है क्या, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके लॉस हैं, इसकी हानियां क्या हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिला है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो परिभाषा इसकी देखते हैं कि प्रवासियों को पारंपरिक रूप से उन व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया जाता है जो सामान्य कारणों और उद्देश्यों के लिए अपने निवास का या अपना जो जहाँ वो रहते हैं अपने निवास को या अपने देश को या अपने स्थान को बदलते हैं। इन उद्देश्यों में बेहतर रोजगार के अवसर हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत हो सकती है, उन सब की वजह से ये सब हो सकता है। ठीक है। यह शब्द जो है माइग्रेशन, यह सबसे आम तौर पर परिभाषित किया गया है क्योंकि किसी को भी भौगोलिक स्थान को स्थायी रूप से बदलने के लिए एक प्रवासी माना जा सकता है। तो अगर हम जर्नल बात करें कि माइग्रेशन है क्या, तो माइग्रेशन को हिंदी में हम प्रवसन बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर हम छोटी सी अगर परिभाषा के तौर में देखें तो माइग्रेशन का मतलब है पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का जाना ही पलायन कहलाता है। अब ये मतलब पलायन ठीक है, लेकिन पलायन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप घर में रह रहे हैं, घर से आपने घर को शिफ्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न हो सकता है। वो रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ आपके पास बहुत पैसा है और अब आपको अपनी कंडीशंस चेंज करनी है। अब आप जो है एक उस घर को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो घर आपका गड्ढे में है, जहाँ पे बारिश के अंदर पानी भर जाता है, नालों में पानी भरने से आपके घर में ही भर जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जो है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, खुद को सेव करने के लिए या खुद का स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सबको अपनाते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें प्रकार की, माइग्रेशन के अगर प्रकार देखें तो माइग्रेशन के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है देश के अंदर होने वाला प्रवसन, या जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, देश के अंदर होने वाला माइग्रेशन, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन। ठीक है, ये दो टाइप के देखने मिलते हैं। उसको बोल सकते हैं कि एक नेशनल है और दूसरा है इंटरनेशनल। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पहले लेवल की, हम बात करें देश के भीतर प्रवसन या देश का आंतरिक प्रवसन या नेशनल प्रवसन या राष्ट्रीय प्रवसन, तो इसके चार प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला है गांव से गांव में, दूसरा है गांव से शहर में, तीसरा है शहर से गांव में, चौथा है शहर से शहर की ओर का प्रवसन। अब यहाँ पे गांव से गांव की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आप किसी ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ पर हर साल जो है सूखा पड़ जाता है, या हो सकता है वहाँ पे जाति का भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता हो, या ये हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग वहाँ आकर बस गए हों जिनकी वजह से अब आप वहाँ पर सफ़र नहीं कर सकते या रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के सभी लोग धीरे धीरे करके पलायन हो गए हैं और अब आपके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गए हैं। तो आप उस गांव से दूसरे गांव की तरफ जाना पसंद करेंगे, या ये भी हो सकता है कि उस गांव में
गुंडा राज हो गया हो, यही भी हो सकता है कि उस गांव में जैसे पहले पहल चहल थी या खाने पीने की जो बातें हुआ करती थी, मतलब आपकी खेती करना, साथ में उठना बैठना, वो सारी चीजें अगर प्रभावित हुई हैं, आप उससे प्रभावित हुए हो, तो आप जो है गांव से गांव में परिवर्तन कर सकते हो कि आप जो है दूसरे गांव में चले जाओ। यहाँ पर गांव से गांव में अगर हम बात करें तो गांव से गांव में ही हम उस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर एक गांव के अंदर अगर विवाह हो रहा है तो वहां की लड़की का दूसरे गांव के अंदर किस तरह से प्रवासन होता है, ये उस तरीके से भी देख सकते हैं। उसका रीजन विवाह भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, रोजगारी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी जानते होंगे कि लोग गांव से शहर की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि गांव के अंदर उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। गांव में अधिकतर लोग जो हैं प्राकृतिक जीवन जीना पसंद करते हैं, सामूहिक तौर पे रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आपके दिक्कत आपके शारीरिक रूप से उभरने लगे, मतलब आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं या आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, या आपका लड़का शहर में पढ़ने लिखने के लिए गया है, ठीक है ना, गांव के अंदर अगर स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ये है गांव से शहर की ओर का पलायन। अब शहर से गांव की ओर देखें, कोविड पीरियड में अब क्या हो रहा है, दुनिया पहले शहर से गांव की तरफ नहीं, पहले गांव से शहर की तरफ भाग रही थी, लेकिन आज के टाइम में अब लोग पर्यावरण ढूंढ रहे हैं। अच्छा पर्यावरण हो, अच्छी हरियाली हो, घास फूस हो, हम इसके अंदर नहीं रहेंगे, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें साफ सुथरा पर्यावरण चाहिए। आप पहले गंदा कर दो, फिर आप अच्छा पर्यावरण ढूंढो। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने घर बार शहर के छोड़ छोड़ के अब गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, अब गाँव में जाना पसंद कर रहे हैं वो, भले ही मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हो, क्योंकि ये जो माइग्रेंट होते हैं ये लंबे पीरियड के लिए भी होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए भी होते हैं। तो इसलिए अब जो लोगों का है वो शहर से गांव की ओर पलायन होने लगा है। वहीं अगर लास्ट हम देखें तो शहर से शहर की ओर का प्रवासन, शहर से शहर की ओर के प्रवासन की अगर हम बात करते हैं तो शहर से शहर का मतलब है एक शहर से दूसरे शहर में जाना। मान लीजिए कि आप अभी यहाँ दिल्ली में कश्मीरी गेट में रह रहे हैं, और वही आपके कश्मीरी गेट की जगह आप वहां से घर चेंज करके आप नोएडा में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आप एक ही जगह पर रहकर किस तरीके से शहर को चेंज करते हैं, ये उसकी बात करता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अपना ये इंटरनली जो प्रवासन होता है या माइग्रेशन होता है, या जो एक देश के अंदर होने वाला जो प्रवासन है, वो किस तरीके से चार प्रकार के अंदर हम देख सकते हैं। गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, और शहर से शहर की ओर। नेक्स्ट राइट। अब देखिए, अगर भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत ने इंटरनली कॉन्सेप्ट जो दिया था कि चार प्रकार के आंतरिक होते हैं, इसके उसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1) के अंदर डी और ई में मुक्त प्रवसन का अधिकार दिया है। मुक्त प्रवसन, क्योंकि आर्टिकल 19 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 19 हमें बताता है स्वतंत्रता के अधिकार में, कि आपके पास स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 19 के तहत आपको स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 आर्टिकल समाहित हैं। 6 आर्टिकल में आपका डी और ई आपको माइग्रेशन की छूट देता है, माइग्रेशन की स्वतंत्रता देता है कि आप फ्री हैं कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी आवाजाही करने के लिए। ठीक है, वहीं प्रवासी श्रमिकों के लिए भी इन्होंने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि आप आर्टिकल 51(a) के अंदर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51(a) इनमें श्रमिकों के लिए अधिकार बनाए गए हैं, किस तरीके से हर श्रमिक को कुछ ना कुछ पे मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं हो रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि आपने मनरेगा के बारे में सोचा होगा। मनरेगा है, और जिसके अंदर हर इंसान को 100 दिन की रोजगारी या 100 दिन का काम दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कानून बनाए गए हैं जिससे कि जिनके पास काम नहीं है वो इन कामों को कर सकें। ठीक है, वहीं
ऐसे बहुत सारे फैक्टर या ऐसे बहुत सारे कारक देखे जाते हैं जिनके चलते बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होता है, बड़ी मात्रा में माइग्रेंट्स देखे जाते हैं। बहुत सारी संख्या में जो प्रवासी है उनको आप देख सकते हैं। अब देखिए कारण कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो मतलब ये माइग्रेंट्स हैं या जो माइग्रेशन करने वाले हैं, ऐसे कौन से कारण हैं कि ये माइग्रेशन बढ़ता है। तो आपकी स्लाइड्स के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइग्रेंट्स में अगर देखें, आपसे अगर मैं बात करूं कि आप मतलब क्यों आप यहाँ दिल्ली में आकर पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी शायद कुछ चीज़ों से मुझे पता लगा कि अधिकतर मेरी क्लास के बच्चे या तो बिहार से हैं या यूपी से हैं, ठीक है ना, या फिर झारखंड से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्यों अपना घर छोड़कर आप यहाँ दिल्ली में इतनी दूर आप पढ़ने के लिए आए हैं। आप तो बैठे बैठे वहां भी पढ़ सकते थे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटीज तो होती हैं। आप ये जानते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में हो सकता है आपके कुछ लोगों का कारण यहाँ पढ़ने का ये हो सकता है कि आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के अंदर अच्छी गुणवत्ता चाहिए हो, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ही बहुत है, टॉप पर है, तो हमें इसके अंदर करना चाहिए, इसलिए आप यहाँ आए हो। कुछ लोगों का ये मानना भी हो सकता है कि ऐसा करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और वहीं कहीं नौकरी कर लेंगे, वहाँ जॉब के ऑप्शंस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को लाइफस्टाइल अपना चेंज करना हो कि आखिर दिल्ली जाकर देखें तो सही, दिल्ली का नाम तो बहुत है, दिल्ली दिल वालों के, आखिर देखें होता क्या है वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे आपके रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे कारण देखते हैं। पहला जो कारण है कि क्यों मतलब ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, तो पहला है लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, ठीक है। वहां उन्हें नौकरियों के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, और नौकरियां नहीं मिलने की वजह से ही लोग जो है दूसरे शहरों की तरफ पलायन करते हैं। वरना कौन है जो मतलब इस चीज को कहेगा कि अरे यार ऐसा करते हैं, चलते हैं। किसे पसंद है अपने मतलब पेरेंट्स को छोड़कर, अपनी वाइफ और हस्बैंड को छोड़कर दूसरे शहर में जाके नौकरी करना, ठीक है ना। तो यही है, जहां पर भूख महंगी है वहां पर आप जाकर दूसरे शहरों में रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज कोई भी अपना जो मूल स्थान है, या कह लो कि कोई जो आपका नेटिव प्लेस है, जहां पर आपका बर्थ हुआ है, जहां पे आपका जन्म हुआ है, आपकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है अदर स्टेट में जाने से, आपका रहन सहन बिल्कुल अलग हो जाता है, आपका कल्चर अलग हो जाता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, लेकिन फिर भी आप माइग्रेंट होते हैं। हाँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि नौकरियां नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं अवसर, अपॉर्चुनिटीज। जहां से आप माइग्रेंट होकर आए हैं, हो सकता है कि वहां पर आपके लिए सुविधाएं कह लो, या जैसे कि नौकरियां नहीं हैं, तो इन सबको अगर एक ही लाइन में बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। अवसर नहीं है ज्यादा से ज्यादा, अवसर कुछ ही अवसर हैं, और उन अवसरों को सब लोग यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए अवसर नहीं है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा है अपर्याप्त स्थिति, कंडीशन बहुत खराब है, जीवन आपका लाइफस्टाइल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि आपको होना चाहिए। मरुस्थलीकरण, पानी की कमी है, ठीक है। रेगिस्तान देख लीजिए, राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं जहां पर पानी की किल्लत है। बिहार में देख लीजिए, वहां पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लोग रह रहे हैं, सफर कर रहे हैं, गाँव के अंदर रह रहे हैं, बिजली नहीं आती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी है तो साफ नहीं है। यूपी के अंदर भी यही कंडीशन है। तो इस तरीके से मरुस्थलीकरण वहां भी देखने को मिलता है। अकाल या सूखा, बिहार में कहते हैं कि सहरसा की तरफ, और जो और वहाँ पे जो बांध और जो नदियां हैं, हर साल वहाँ बाढ़ आती है, और
जो वहाँ पे लोग प्रवासी तो नहीं कहेंगे, पर जो रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेंट हो जाते हैं, कहीं और जाकर बस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है, बाढ़ का पानी सूख जाता है, लेकिन क्या होता है, वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं। जीवन यापन उनका कैसे चलता है फिर वो मछलियों से, इन सारी चीजों से जीवन यापन चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फूड को लेकर भी फैक्टर होता है। लोगों के पास प्रॉपर खाने के लिए नहीं होता है, तो उस तरीके से अकाल या जो सूखा जैसी सिचुएशन है उससे भी मतलब परेशान होकर या प्रभावित होकर अपना माइग्रेट करते हैं या फिर प्रवासी बनते हैं। उसके बाद है राजनीतिक भय या उत्पीड़न। आप सबने देखा होगा कि अभी मेरे ख्याल से मैंने हर क्लास के अंदर ये एग्जांपल दिया है, और इस क्लास में मैं यही एग्जांपल दूंगी क्योंकि ये बहुत सूट कर रहा है हर चीजों में, इस चीज को आप फिट कर सकते हैं। दिल्ली दंगे हुए थे, आपने देखा था। दिल्ली दंगे में क्या हुआ था कि अधिकतर जो मुस्लिम इलाके थे जहां पर मतलब ये सारी सिचुएशंस हुई, तो उन लोगों ने मतलब अपना, उनका जो नेटिव प्लेस था, चाहे वो बिहार से आए हों, अलीगढ़, या फिर आपके क्या कहते हैं यूपी से आए हों, ठीक है ना, या फिर आप या फिर आप कह सकते हैं कि बिहार से, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी आए हों, वो वापस चले गए थे कुछ टाइम के लिए, इसे कि वापस चले गए थे। रीजन क्या था, यहाँ पे एक डर उनके मन में बैठ गया था, और ये कंडीशन हिंदुओं की भी हो सकती है। मैं पर्टिकुलर मुस्लिम और हिंदू को लेके कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से जहां कहीं दंगे होते हैं उससे हिंदू भी प्रभावित होता है और मुस्लिम भी प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पर कारण हिंदू है या मुसलमान है ये नहीं है, क्योंकि ये चीजें करवाने वाले जो हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं। ये एक सिर्फ राजनीतिक कारण होता है जिसके अंदर सिर्फ गिने चुने 10 ही लोग होते हैं जो ये सारे काम करवाते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इन सबको तो सिर्फ रोटी से मतलब है, काम काज से मतलब है। ये तो सुबह निकलते हैं, शाम में आते हैं, इन्हें पॉलिटिक्स करने से, कहाँ किसके इलाके में क्या हो रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। सब भाईचारे के साथ में रहते हैं। और अब इसी बात है, आप सबके ही फ्रेंड्स होंगे, कोई किसी का हिंदू मुस्लिम है, कोई मुस्लिम हिंदू का है, कोई क्रिश्चियन का है, तो आपके बीच में इतना भेदभाव नहीं होता, और सोसाइटी में भी नहीं होता है। और ये क्रिएट करने वाले भी हम लोग, आप लोग नहीं होते। क्रिएट करने वाले कुछ ही लोग होते हैं जिनका पेट भरा होता है, जिनके पास रोटी होती है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ दंगे कराते हैं और वोट बैंकिंग का उनका काम होता है। फिर वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, तो इसी को बोलते हैं हम राजनीतिक भय, कि पता नहीं कब कौन सी पॉलिसी ये लोग अप्लाई कर दें और हम लोगों का क्या हो, कुछ नहीं कह सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अभी सीए वाला सीन आया था, ठीक है ना। अब उसके अंदर चाहे वो उससे मुसलमान प्रभावित हो रहे हों, या उससे हिंदू प्रभावित हो रहे हों, या उससे कोई भी धर्म प्रभावित हो रहा हो, लेकिन उससे प्रभावित सभी लोग हो रहे थे। कैसे? अगर मुसलमानों ने वहां पर धरना दिया है तो प्रभावित होने वाले कौन हुए? जो वहां से आने जाने वाले लोग हैं। ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो क्या है, आम जनता जो कि उनके साथ में ही हमेशा रही है, साथ में रहती है, उनसे प्रभावित हो रही है। तो इससे क्या है कि एक तरह से ये डर रहता है कि कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये है कि किस तरह से कानून आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, ठीक है ना। हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसे, हिंदू के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आया था, उसके अंदर भी कितनी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो एक राजनीतिक भय को उत्पन्न करती हैं, और हर स्टेट का अलग होता है, तो उनसे बचने के लिए हम लोग पलायन करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। दूसरा, अगर आप देखें कि किसी भी राज्य के अंदर प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, ज्यादातर वो सैनिक तबका होता है, कि आपके ऊपर एक तरह से हिंसक प्रयोग अगर होने लगे। लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि साउथ की तरफ में, और जिस तरीके से एक तरह से तमिल लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स हुई है, सैनिक दंगे जो वहां पर देखे गए हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही हॉरेबल होती हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रोहिंग्या की, रोहिंग्या कौन थे? रोहिंग्या मुसलमान थे, और इन लोगों को जहाँ ये रह रहे थे वहाँ के लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं करा था, और इन लोगों को वहाँ की सिटीजनशिप नहीं दी थी। तो इस चक्कर में ये लोग पलायन करने लगे थे, इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था, तो इन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, दूसरे राज्यों में जाने लगे थे। दूसरे राज्यों से इन्होंने भारत में भी शरण ली, बांग्लादेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शरण ली।
तो वहां पर शरण लेने के बाद भी काफी ज्यादा इनका विद्रोह हुआ अदर उसके साथ में, विदेशियों में गए, विदेशियों ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से ये उत्पीड़न है, राजनीतिक डर है, कब कौन सी पॉलिसी बन जाए, कब कहाँ पे क्या हो जाए। तो जैसे ही वो चीजें इंप्लीमेंट होती है तो आप लोग शरणार्थी के रूप में आ जाते हो और आप लोगों को जगह मतलब जो है अपने रहने खाने पीने के लिए आप जगह को ढूंढना पसंद करते हो। तो इसी को हम बोलते हैं इसका रीजन। चौथा सॉरी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुलामी या बेगार। गुलामी या बेगार से आप समझते हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मुसोलिनी और हिटलर, जैसे कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, तो मुसोलिनी और हिटलर के बारे में हम बात करें तो वहां पर सिटीजनशिप कैसे मिलती थी, अगर आप उनके गुलामी करने के लिए तैयार हो या बेगार, ठीक है ना। तो जहां पर आपको गुलामी करनी पड़े, बेगार का मतलब होता है आपको कोई भी काम आपके पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप लायक तो हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नौकरियां नहीं है, कंडीशंस वहां नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप वहां जाना ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे जहां पर आपको ये सारी चीजें मिले, आपको गुलामी ना करनी पड़े, ठीक है। खराब चिकित्सा साधन की हानि, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि कुछ जगह पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है हॉस्पिटल्स की, तो वहां पर अब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बाहर के लोग दिल्ली में आते हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। इन सबका पलायन जो है अपने हेल्थ को लेकर कहाँ पर होता है, दिल्ली में। गांव के लोग हैं बड़े से बड़े, वो सीधे कहाँ भागते हैं, दिल्ली में भागते हैं कि चलिए दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स में, सफदरजंग में, इन सब में दिखाएंगे। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां वो रह रहे हैं वहां पर उनके लिए पर्याप्त कंडीशंस नहीं है, पर्याप्त स्थिति नहीं है, वो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जिसका वो प्रयोग कर सकें। तो उन स्थितियों से बचने के लिए कि हमारी जो हेल्थ है वो कहीं खराब ना हो जाए, तो उस स्थिति से बचने के लिए ये लोग पलायन करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, अभी आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले असम के अंदर एक ही दिन में 18 बार वहां पे भूकंप आया है। वहां के ऑलमोस्ट जो घर हैं वो टूट चुके हैं, सड़कें फूट चुकी हैं और कंडीशंस बहुत वहां पे खराब हो गई है। जिनके पास पैसा नहीं है वो अब क्या करेंगे, वो या तो शहर से शहर अपना स्थानांतरण करेंगे, मतलब कि पलायन करेंगे, या गांव से गांव करेंगे, या गांव से शहर करेंगे, या शहर से गांव करेंगे, जहां उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखेगी वो वहां जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो वहां पे क्या हुआ था, सब कुछ मिट्टी हो गया था और वहां जो कुछ बचे थे उन लोगों ने पलायन कर लिया था। और वो पलायन लाइफ टाइम के लिए नहीं था, वो पलायन था जब तक केदारनाथ दोबारा से बन नहीं जाता, वहां पर रहने के लिए उनके लिए जगह दोबारा से नहीं बन जाती, तब तक के लिए वो पलायन कर गए थे। तो क्या है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी आई थी आपने देखा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बिहार में जब हर साल बाढ़ आती है तो वहां के लोग भी पलायन कर जाते हैं, उनको पता होता है कि ये सीजन है बाढ़ आने का, तो उस टाइम पे शिफ्ट कर जाते हैं। दिल्ली में भी जब बाढ़ आती है फिर से आएगी सितंबर अक्टूबर के जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों के लिए आती है, और यहाँ ये आपका यमुना नदी और पूरा उफान पे होती है, सबने ऑलमोस्ट आप सब जानते ही होंगे जो लोग दिल्ली से हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो यमुना नदी के आसपास के जितने भी निचले इलाके हैं, चाहे वो चांदनी चौक का इलाका हो या दूसरी साइड का अगर आप इलाके की बात करें, तो वो सारे इलाके क्या होते हैं, वो सारे सारे इलाके पानी उनके स्तर तक पहुंच जाता है। तो उन निचले इलाकों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या जो लोग टेंटों में रहते हैं, या ऐसे घरों को बना के रहते हैं जो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब ऐसा होता है तो वो लोग फुटपाथ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग भी कुछ टाइम के लिए पलायन कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो उसके लिए पहला तो ये है कि लोगों को पता होता है कि टाइम पीरियड उनका क्या है आने का, और जिन्हें नहीं पता होता है तो वो तो वहां से निकल ही जाते हैं। उसके बाद है मृत्यु की आकांक्षा, जहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, काम नहीं है, और जो सरकार चल रही है वो आपको गुलाम बना के रखना चाहती है, अकाल सूखा पड़ता रहता है, कंडीशंस बहुत खराब है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नौकरियां नहीं है, मृत्यु ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है अपनी जगह को ही छोड़ देंगे, ठीक है। अधिक राजनीतिक या धार्मिक स्वतंत्रता की इच्छा, ठीक है।
जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियन और धार्मिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है ना? जहाँ पे मतलब पूरे टाइम या तो मतलब धर्म को लेकर ही जहाँ पर दंगे हमेशा होते रहते हैं, उस वजह से भी लोग वहाँ से दूर होना पसंद करते हैं। प्रदूषण की बात करें तो जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा, फैक्ट्रियाँ होंगी, वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना? रिहायशी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में हो, मकान मालिक या जो किराएदार हैं उनके विषय होते हैं कि पसंद नहीं करते हैं। अभी जैसे कि लॉकडाउन लगा था, तो कहा था कि कोई भी मकान मालिक जो है भत्ता वगैरह या जो भी उनका किराया है वो नहीं लेंगे, लेकिन मकान मालिक ने उनको निकालना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो क्या है, और किराएदार हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं, तो इनका क्या है, ये या तो शहर से शहर होता है, ठीक है ना, या फिर गाँव से गाँव होता है। तो हर सब ये तो है नहीं ज़िंदगी भर के लिए आपके घर में कोई रुक जाता है किराएदारों में, नहीं रुकता होगा। आते हैं, 6 महीने रहते हैं, साल भर रहते हैं, 3 साल रहते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। तो ये भी एक तरह से पलायन है। उन्हें वहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं लगती है या फिर दूसरी जगह उन्हें इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें पोस्ट के आगे फीके पड़ जाती है, तो इस कारण से भी पलायन यहाँ पे देखा जाता है। बदमाशी, जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ गुंडाराज एरिया होते हैं, जैसे कि यूपी में देखा जाता था, दिल्ली में भी कई जगह पे देखा जाता है। हर जगह आपको ये गुंडाराज देखने को मिलता है, तो ऐसे इलाकों से लोग बचना चाहते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है खुद को अलग कर लेते हैं। मानसिकता का भेदभाव, मानसिकता का भेदभाव की हम यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये फील हो गया है, लोगों को फील हो गया है, अनुभव हो गया है कि हमारी नौकरी जो खाने वाले लोग हैं ये बाहर के लोग हैं। हमारा यहाँ रिजर्वेशन ज़्यादा है, हमारा ये मूल निवास है, तो हमें यहाँ रहना चाहिए। यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड और अदर स्टेट से आए हुए लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो भेदभाव है, भले ही वो प्रेजेंट मतलब खुद को ना शो करें, लेकिन वो दिखता है, उनके साथ में गलत व्यवहार होते हुए दिखता है। आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शोषण का शिकार होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो जो साउथ ईस्ट के लोग होते हैं, लोग तो उनका मजाक क्या कह के बुलाते हैं कि ये चीनी है, ये तो अफ्रीकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चाइनीज है। तो वो एक तरह से है। हमारे यहाँ पे जो होता है बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई और इन सब चीजें में, दिल्ली में चीज ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर हम साउथ की साइड चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश और मतलब बैंगलोर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब के अंदर अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के मतलब हिंदी लोग अगर चले जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें तो हिंदी ही बोलना आता है, इंग्लिश नहीं आता है। तो वहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनके साथ मारपीट होती है, उनको टाइमली उनको पेमेंट नहीं दिया जाना, तो ये सारी चीजें उनके साथ में होती है। तो एक तरह से मानसिकता का भेदभाव होता है कि आपको किस तरीके से देखा जा रहा है, कैसे ये समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शादी की बात करें तो यहाँ पे गरीब को शादी करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये जो अ, मुझे जस्ट वेट 1 मिनट। सो सो आई वाज डिस्कसिंग कि तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये जो गांव के लोग होते हैं, अपनी जो वाइफ लेकर आते हैं वो कहाँ से लाते हैं, ये ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो या तो बिहार की होती हैं या असम की होती हैं या यूपी की होती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि उन लड़की के घर वालों के पास ना तो इतना देने के लिए कुछ होता है और लड़के वालों के पास इतना नहीं होता कि लड़की को एक रिहायशी जीवन या जो एक उच्च स्तर का जीवन हो वो दे सके, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ये चीजें देखने को मिलती है कि एक गरीब है, उसको शादी करने का मौका मिलता है अदर स्टेट में जाके, तो कर लेती है, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अब यहाँ पर आवास की बात करें तो जो आवास है वो भी ऐसी है जहाँ पर आपके घर ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले इलाके हैं, गैस वाले इलाके हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम देख सकते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें भोपाल की, हम बात करें भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद वहां से कई लोगों ने पलायन कर लिया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं निंदावास को। वहीं युद्ध को देखकर जहां पर सिचुएशन युद्ध जैसी बन जाती है, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर की बात आप जानते हैं, वहां पर कैसे गुंडाराज था। गुजरात के जो दंगे हुए थे, है ना। तो इन सारी चीजों में जहां पर युद्ध वाली कंडीशन हो जाती है, उस वजह से भी लोग पलायन करना पसंद करते हैं। ऐसे ही विकिरण है, रोग है और दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब है गरीबी। गरीबी की वजह से लोग ज्यादा पलायन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बीमारियों की वजह से, ठीक है ना। और विकिरण का मतलब होता है कि जो रेडिएशन है, 5G टावर हो गया आपका, 4G हो गया, इस वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस वजह से भी वो अपने घर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से कारण हैं जो कि इनको अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने जो पीछे कारण देखे थे, ये वो कारण थे कि अपने राज्यों को क्यों छोड़ते हैं, और ये वो कारण है कि दूसरे राज्य इन लोगों को क्यों अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए क्योंकि इनके पास रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं, रहने की स्थिति भी बेहतर होती है, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की जो भावना है वो बहुत कम से कम होती है, ठीक है ना, इन लोगों के लिए। और अगर ये वहां जाते हैं तो इन लोगों के पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि अपनी राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को अभिव्यक्त कर सकें, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगती। चौथा है आनंद। ये बहुत ज्यादा खुश वहां पर अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि इनके पास पूरी स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक और धार्मिक की भी, रोजगार के भी अवसर होते हैं, और रहने की जो कंडीशंस है वहां पर, लाइफ स्टाइल जो है बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन वहां पर अच्छी मिलती है, चिकित्सा वहां पर अच्छी मिलती है, आकर्षक जलवायु है, ठीक है ना। और सुरक्षा वहां पर है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका जो सिस्टम है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, बसों में भी कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड सभी जगह है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। परिवार का लिंक वहां पर ज्यादा है कि हो सकता है आपका जो आधे से ज्यादा फैमिली है वो वहीं पर विजिट रहते हो, इस वजह से भी। उद्योग, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर, इतनी ज्यादा बिजनेस मतलब ऑफिस हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। और शादी करने के बेहतर मौके कि वहां पर यह है, आपको आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए आप वहां की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो सामाजिक समस्याएं मेनली अगर बात करें तो सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई होती हैं ये पलायन के कारण। पलायन के जो कारण है वो सामाजिक समस्याओं से ही संबंधित होते हैं। उत्तराखंड और दूसरे जो पहाड़ी राज्य हैं, इसके अंदर रोजी रोटी की खोज में भारी संख्या में पलायन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं या जो उत्तराखंडी जैसे जो इलाके होते हैं, इनमें से लोग जो है पलायन किस वजह से करते हैं, ज्यादातर वो रोजी रोटी की वजह से करते हैं, रोजगार की वजह से करते हैं। और वहीं अगर बात करें तो महिलाओं का जो ये प्रवासन होता है वो ज्यादातर कृषि की वजह से होता है, क्योंकि गांव की बात करें या जो ज्यादा डेवलप नहीं है, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि भैंसों को चारा डालना है, खेती में काम करना है, घर में चूल्हा चलाना है, इन सारी चीजों के लिए महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो महिलाओं ने इन सब चीजों से बचने के लिए भी अपना प्रवासन करना उचित समझा। नेक्स्ट, अब देखिए आज के टाइम में डिस्कशन का ये टॉपिक क्यों बना हुआ है कि प्रवासन। 3 साल से तो आप खुद, मतलब 2 साल से तो आप खुद लोग देख ही रहे होंगे कि कोविड की वजह से और उससे पहले जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी वजह से। तो देखिए प्रवासन अगर चर्चा की बात करें तो मनुष्य की जरूरत और उसकी मनोवृत्ति का ही भाग है। मनुष्य की जरूरत होती है, जहां उसकी जरूरत पूरी होती है वो वहां भागता है, ठीक है। और दूसरा है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब होता है उसका दिमाग, उसकी मानसिक भावना, जहां उसकी मानसिक भावना संतुष्ट होती है वो वहीं जाता है। उसके बाद है प्रवसन पर जनगणना हुई थी, माइग्रेशन पर जब जनगणना हुई थी तो 2011 के आंकड़े जारी किए गए थे। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का देखा जाता है। महाराष्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा गंतव्य माने जाते हैं, पलायन करने वाले माने जाते हैं। पसंदीदा ठिकानों में अभी तक देखें तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिल्ली के बाद अगर कोई जाना पसंद करता है तो वो है तो बैंगलोर या मुंबई।
तो लोगों के लिए जो पसंदीदा जगह है जहाँ उन्हें लगता है कि उनको रोजगार मिल सकता है या उनकी कंडीशन अच्छी हो सकती है, चमक धमक वाली जगह है जो ज्यादा प्रभावित करती हैं और बहुत ज्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ की चकाचौंध से लोग इधर आना ज्यादा पसंद करते हैं। अब इंटरनेशनल हम लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल अगर माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक प्रवासी जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं, और शायद इसी कारण की वजह से आप सब भी जानते हैं कि CAA आया था। वो अच्छा है बुरा है ये आई डोंट नो, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बांग्लादेश और ये रोहिंग्या जिनके बारे में बता रही थी, तो भारत के अंदर अगर अधिक प्रवासी देखे गए हैं तो बांग्लादेशी देखे गए हैं। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी प्रवासियों का प्रवसन हुआ है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से सबसे अधिक लोगों देखा होगा यहाँ पे। अधिक देखो, पहले यहाँ पे काली पूजा या जो दुर्गा पे जो पूजा होती थी, पहले यहाँ पे उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही नवरात्रे आते हैं सर्दियों के, तो यहाँ पर भी दुर्गा विसर्जन अब होने लगा है, ठीक है ना। पंडाल सजने लगे हैं। कोलकाता के अंदर जिस तरीके से वहां पे देवी दुर्गा की पूजा होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी होने लगे, आयोजन होने लगे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ये प्रवसन है पश्चिम बंगाल का यहाँ पर, और वो कल्चर भी यहाँ आने लगा है। और ये अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आए और उन्होंने मतलब एक फैमिली आई और एक फैमिली ने अपने कल्चर को बचाने के लिए वहां पे ऑर्गेनाइज कर लिया, नहीं। पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं जब वो यहाँ आते हैं तो एकजुट होते हैं। एक आपने खुद देखा होगा, कुछ कॉलोनी ऐसी है जहां पर एक कॉलोनी बनी हुई है पूरी 80 की है, वहां पर सारी 80 कैटेगरी रहती है, एक है वहां सारा ब्राह्मण रहता है। यूपी के अंदर तो मोस्टली ऐसे ही देखे गए हैं। हम इलेक्शन करने गए थे तब मैंने वहां पर यही देखा था, हम जिस भी जिले में जा रहे थे उसमें हर गली, गली भी छोड़िए मोहल्ले जो हैं वो उसी नाम से बने हुए थे कि ये ब्राह्मण का घर है, ये शर्मा जी की कॉलोनी है, ये कश्यपों की कॉलोनी है। इस तरीके से वहां पर बने हुए थे। ऐसे ही दिल्ली में भी देखा जाता है। तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जैसे कि आप सीलमपुर की बात करें तो सीलमपुर मोस्टली मुस्लिम एरिया है। जाफराबाद मोस्टली मुस्लिम एरिया है, ठीक है ना। गुज्जरों का एरिया अलग है, SC कैटेगरी का अलग है, जर्नल का अलग है, ब्राह्मणों का अलग है, गुप्ताओं का अलग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये इस तरीके से ग्रुप बनाए। ऐसे ही जब प्रवासी आते हैं तो बांग्लादेशों की बात करें तो आप दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके देख सकते हैं जहां पर बांग्लादेशी ही रहते हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग रहते हैं। वो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं और कम्युनिटी के अंदर रह कर ही वो अपने उस कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, फिर चाहे वो उनका दुर्गा पूजन हो या कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रवासन जन देखिए 2000 का जो रिपोर्ट आया था उसके अंदर क्या था कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी और बिहार से पलायन करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा मानी गई है, ठीक है। दिल्ली में अगर हम बात करें यूपी बिहार के लोगों को अगर हम बाहर करें दिल्ली के लोगों से, तो यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग यहाँ पर आपको यूपी बिहार के ही मिलेंगे। आपने देखा था लॉकडाउन जब लगा था तो पूरी दिल्ली ही खाली हो गई थी। दिल्ली के कुछ ही प्रतिशत लोग यहाँ पर थे, बाकी सारे के सारे बाहर के यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे ही देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी और बिहार से जो पलायन करने वाले हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करने वालों की कुल संख्या 9.9 मिलियन है, जो मतलब पूरे भारत के 9.9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, अदर स्टेट के। देश के कुल अंतर्राज्यीय पलायन का 50% भाग हिंदी बेल्ट के 4 प्रमुख राज्यों से, हिंदी बेल्ट का मतलब है जहां पर हिंदी भाषी लोग हैं। 2001 से लेके 11 के बीच अपने ही राज्य में अंतः राज्य प्रवासन करने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अंतः राज्य का मतलब होता है राज्य से राज्य के बीच के अंदर, मतलब राज्य से राज्य के अंदर ही, ठीक है। विवाह की वजह से देश में कुल 46% प्रवसन जो है, इस प्रवसन में महिलाओं का भाग जो है 97% है, मतलब 97%, 97% महिलाओं ने शादी की वजह से प्रवसन किया। यूपी वालियों ने दिल्ली से कर ली, दिल्ली वालों ने यूपी से कर ली, बांग्लादेशी कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, 97%। पश्चिम और दक्षिणी राज्यों में पुरुषों में काम के कारण प्रवसन अधिक हुआ है, ठीक है, और दक्षिण राज्यों में शादी की वजह से।
और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर एजुकेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके देखिए बेनिफिट क्या है। अगर हम इसके बेनिफिट के ऊपर जाते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, तो आर्थिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ते श्रम मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के लोगों में तो अलग ही स्वैग होता है कि भाई हम तो दिल्ली के हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इससे कम तो पैसे लेंगे ही नहीं। ठीक है जी, मतलब दूसरा ही आ गया यूपी का, वो भी आपके जितना पढ़ा है, बस ये है कि वो यूपी का है, वो आपसे कम सैलरी के अंदर सेट हो जाता है वहाँ। तो इससे क्या है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर हैं, मतलब कि जो बिजनेस करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ऑफिस बने हुए हैं, एमएनसी कंपनीज हैं, उन सब में क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए वो बाहर के लोगों को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें सस्ता श्रम मिल जाता है, उनके लिए काम करने वालों की संख्या अधिक हो जाती है, जो कि सस्ते काम में ज्यादा काम देने को तैयार है, सस्ते पैसों में, सस्ते कम से कम सैलरी के अंदर आपके लिए काम करने के लिए वो तैयार होती है। दूसरा देखें तो छोटे और मध्यम उद्योगों में सस्ते श्रम प्रदान करके जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन राज्यों के विकास में निभाते हैं अपनी अहम भूमिका। ठीक है, क्योंकि अगर वो यहाँ आ रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं, कुछ मजदूर हैं या जो मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। इससे क्या होता है, राज्य को बेनिफिट होता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो बाहर से आए हुए लोग उनको ज्यादा बेनिफिशियल लगते हैं क्योंकि यहाँ पर वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी हैं, उनके द्वारा भेजे गए जो धन है, विदेशी विनिमय के अहम स्रोतों में से एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, कनाडा है, ठीक है ना, यूएस है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, कहीं भी है, कुछ भी है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, कनाडा भागते हैं, पंजाबी लोग तो ज्यादातर पंजाब के सारे लोग वहीं भागते हैं, ठीक है ना, या तो कनाडा भागे या फिर आपका सऊदी अरब, अफ्रीका, इन सब जगह पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना, या फिर आपका क्या कहते हैं, बाली जैसी जगह पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाली जैसी जगह जो है वहां पर हिंदू लोग या मुस्लिम लोग, मतलब भारतीय लोग वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये लोग उधर की साइड ही ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए वहां से जो आया हुआ धन होता है वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है भारत के अंदर। सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर देखें तो देश को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है और स्वतंत्रता दी जाती है। और जिस तरीके से माइग्रेशन बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो उस हिसाब से देखें तो भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के कल्चर का सम्मान है और किसी के कल्चर पे कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर यहाँ मंदिर हैं तो यहाँ मस्जिद भी हैं, यहाँ गुरुद्वारे भी हैं, यहाँ चर्च भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी हानि क्या है, समस्या क्या है। समस्या की अगर हम बात करते हैं तो जो माइग्रेशन है उसके कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक, ठीक है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक का, सामाजिक और सांस्कृतिक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। गैर मान्यता प्राप्त जो घर होते हैं, जो जिन्हें अभी तक अथॉरिटी नहीं मिली होती है, उनको बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी, या ऐसी बस्तियां जो कि लोगों ने जमीन हड़प कर बना ली हो, जिसका भी कोई माई बाप नहीं था। तो आधे से ज्यादा, मतलब लाखों प्रवासी जो हैं ऐसी गैर मान्यता प्राप्त झुग्गी झोपड़ी या बस्तियां बना लेते हैं, तो उससे राज्य को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। सांस्कृतिक मतभेद देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपको मैं कुछ टाइम पहले ही दे चुकी हूँ, जैसे कि दिल्ली दंगे वाला, ठीक है ना, सांस्कृतिक मतभेद ही था। फिर यहाँ पर कुछ टाइम पहले ये भी हो गया था कि जी मंदिर में आरती नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में हॉर्न नहीं बजने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे धार्मिक जो है सांस्कृतिक मतभेद देखने को मिला। भाषा संबंधी बाधा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। भाषा संबंधी इन द सेंस कि अगर आप बिहार के हैं और आप यहाँ आ जाते हैं और इंग्लिश अच्छी नहीं है और लैंग्वेज आपकी वैसी बिहार की है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है कहीं पर जॉब ढूंढने में या कहीं घर लेने में, क्योंकि आप या तो आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते या कोई आपकी भाषा नहीं समझ पाता। और यही सेम समस्या सभी के साथ होती है, चाहे वो बांग्लादेशी से आए हुए लोग क्यों ही ना हो। समाज से अलगाव हो जाता है, क्योंकि उनका जब मूल जन्म जहाँ पर हुआ है और वो बचपन से लेकर 25 22 25 23 साल के वहीं पर हुए हैं, और एकदम से वो जब
वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो जल्दी से वहां पर लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता, और हमें वहां का कल्चर भी नहीं पता होता कि यहाँ लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, कैसे सफर करते हैं। तो एक तरह से अलगाव आ जाता है कि आप किसी से बात करने में कंफर्ट फील नहीं करते हैं, एकाकीपन। ठीक है ना, जैसे कि अलगाव होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप अकेले पड़ जाते हैं। पहचान का संकट, आप जल्दी से अपनी पहचान किसी को नहीं बता पाएंगे, बताएंगे तो लोग झिझकेंगे, पता नहीं है कैसा होगा, क्या है क्या नहीं है। हिंदू वाले के सामने अगर मुसलमान घर ले ले तो वो हिचकेगा, और मुसलमान के सामने हिंदू ले ले तो वो हिचकेगा। बांग्लादेशी अगर बंगाल का कोई बांग्लादेशी अगर आ जाता है तो आप उसे अलग नजर से देखेंगे। कोलकाता से कोई आ जाए तो उसे अलग नजर से देखेंगे। बिहारी है तो या तो उसकी मजाक उड़ाएंगे या फिर टाइम पास करेंगे। तो ये सारी क्या है कि एक तरह से जो पहचान है लोगों का, लोगों को उसके ऊपर आता है कि आखिर हम अपनी आइडेंटिटी को किस प्रकार से पॉजिटिव वे में उसको बिल्डअप कर सकें, ताकि लोगों के लिए हम अच्छी पहचान अपनी बना सकें। तो उसका बहुत बड़ा संकट उसमें होता है कि मतलब अगर कोई नॉन वेज है और उसके सामने वेजिटेरियन आ जाए तो या तो नॉन वेज वाले को अजीब लगेगा या वेजिटेरियन वाले को अजीब लगेगा। कॉम्प्लेन दोनों तरफ से होगी। मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी हो जाती है। जहां पर आप गांव से आए हैं और आपको ए छोरे ए छोरी की आदत है, और वहीं आपको आपका हे गाइस की आदत डालो, तो बड़ा अजीब लगता है कि आपकी टोन ही आप मतलब उस तरीके से आप उसको नहीं कर पाएंगे। वो टोन आपकी इतनी जल्दी नहीं बन सकते जिस तरह से थी। तो आपकी जो मातृभाषा है वो यहाँ रहते रहते उसमें चेंज आ जाएगा, और आप इतने चेंज आएंगे कि आप मतलब अपनी मातृभाषा ही आपकी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी कि आपको उसको वो यूज करने में ही आपको शर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप वहां पर एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं, आपके घर में ना एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, बिजली भी बहुत मुश्किल से आती है, पानी बहुत मुश्किल से आता है। उसके बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आपके पापा ने आपको स्ट्रगल करके पहुंचा दिया है जो बहुत ही ए स्टैंडर्ड में आती है। हिंदी का तो वहां कोई का से कबूतर आ से नार जानता ही नहीं, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो यही है कि वहां पर आप इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। या तो आप बिल्कुल चुप रहेंगे क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है, या आप बोलने में सक्षम नहीं है, या आपको शर्म इतनी आती है कि आप खुल नहीं पा रहे हैं, जैसा कि एकाकीपन, अलगाव की हम बात कर रही थी, या पहचान की बात कर रही थी। वो सारी चीजें उस टाइम आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो मातृभाषा के अंदर जो है वहां पर आपको फील होता है कि अरे यार, मैं क्यों गांव में रहा, मुझे शहर में ही रहना चाहिए था। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती ना तो यहाँ मुझे ऐसे फील नहीं होता। ये वाली बात आ जाती है। प्रवासियों को कानूनी और आर्थिक अधिकारों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि अगर हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो हमारे वहां पे अधिकार क्या क्या हैं, तो उनके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी भी होते हैं जिनको कोई टेक्निक नहीं पता होती, जो ज्यादा कुशल नहीं होते काम करने में। जैसे कि रिक्शा चलाने वाले आते हैं, सोचते हैं क्या काम करें, चलो रिक्शा ही चला लेते हैं। लॉकडाउन लग गया तो चलो सब्जियां ही बेच लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। उदाहरण के लिए अगर रोहिंग्या और यूरोप की अगर बात करें तो वहां पर भी यही था, जैसे कि आपको बताया गया कि रोहिंग्या और जो यूरोप के लोग थे, कैसे उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनका कल्चर एक तरह से खतरे में पड़ गया था। बड़ा ही युद्ध हुआ, युद्ध तो नहीं कहेंगे पर हाँ ये था, टकराव बहुत हुआ, संघर्ष बहुत हुआ। देखिए आज के टाइम में अगर वर्तमान ट्रेंड्स की बात करें तो वर्तमान ट्रेंड्स में हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी में ये जो माइग्रेशन है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। तो मध्य पूर्व में जो अभी तक राजनीति है सत्ता को लेकर जो चल रही है, उसकी वजह से वहां पर जो प्रवासी हैं अब कम जा रहे हैं, तो वहां की तुलना कम देखने को मिल रही है। रोजगार ऊंचा उच्च सॉरी ऊंचे वेतन जो होते हैं, और जहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, बेहतर स्ट्रक्चर होता है आपका, एजुकेशन और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, उसके लिए लोग जो हैं आजकल ज़्यादा जाने लगे हैं। ठीक है। अब सुझाव क्या है, कैसे काम कर सकता है कि सरकार को कई कदम उठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बुनियादी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा लोगों को मतलब सरकार को लोगों को देनी चाहिए, पर वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बुनियादी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा देने पर ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है। गांव से शहरों में बढ़ने की वजह से या गांव से शहरों में बढ़ते हुए पलायन को कम करने के लिए छोटे और माध्यम उद्योगों का विकास करना चाहिए, और कौशल विकास को भी प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो गांव में भी अवेलेबल करानी चाहिए। सो
होप सो आपको वो क्लास समझ में आई होगी। और मैं आपको जो नोट्स हैं ये आपको मैं शाम तक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।